अब देखिए ज्वालामुखी को हम लोग वर्गीकरण करने जा रहे हैं। वर्गीकृत कैसे होगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, या किस तरह से उनको अलग किया जा सकता है, तो इसको हम लोग किस आधार पर देखते हैं या कैसे देखते हैं, यही हम लोगों को देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वर्गीकरण में कि वर्गीकरण का आधार क्या है। जैसे दो आधारों पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो पहला आधार क्या हुआ? पहला आधार है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इरप्शन। तो टाइप ऑफ इरप्शन के आधार पर, इसका मतलब क्या हुआ? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इरप्शन। टाइप ऑफ इरप्शन के आधार पर, इसका मतलब क्या हुआ कि उद्गार के आधार पर। उद्गार मतलब वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी कैसे फट के निकलता है, फट के निकलने की प्रक्रिया को इरप्शन कहते हैं, उद्गार कहते हैं हिंदी में। तो इसलिए ज्वालामुखी उद्गार कैसा हो रहा है, टाइप ऑफ इरप्शन, उद्गार का प्रकार, तो उद्गार कैसे हो रहा है या ज्वालामुखी फट कैसे रहा है या उसकी क्या प्रक्रिया है, उस आधार पर अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके से हम लोग ज्वालामुखी को देख सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक ही तरह का जो है आपके ज्वालामुखी नहीं होता कि एक ही तरह से सारे ज्वालामुखी जो है फट करके निकलते हैं। तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे पहला क्लासिफिकेशन कि कैसे उद्गार जो है आपके होता है, उस आधार पर हम इसको कितने पार्ट में बांट सकते हैं। फिर दूसरा बेसिस क्या होगा, वर्गीकरण का दूसरा आधार क्या होता है? दूसरा आधार होता है कि आपका ड्यूरेशन ऑफ इरप्शन के आधार पे। ड्यूरेशन ऑफ इरप्शन किसको कहते हैं? उद्गार के जो आपके एक तरह से एक समय से दूसरे समय के बीच में उद्गार जो हो रहा है, जैसे एक उद्गार हुआ फिर अगला उद्गार हुआ, तो उन दोनों के बीच में समय अंतराल, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन मींस क्या होता है? समय अंतराल, कि एक वर्गीकरण, एक जो है उद्गार के बाद अगला उद्गार कितने समय बाद हो रहा है। तो उस ड्यूरेशन ऑफ इरप्शन के आधार पर, तो उद्गार के समय के आधार पर, या आप ये कह सकते हैं कि जो उद्गार का जो एक तरह से अंतराल है, उस अंतराल के आधार पर जो है आपके वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। तो हमने दो आधार लिया और दो आधार पर हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला क्या है? पहला है उद्गार का प्रकार, कैसे उद्गार हो रहा है। दूसरा क्या है? एक उद्गार के बाद दूसरा उद्गार होने के बीच में जो समय होता है उसको समय अंतराल कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ इरप्शन, इसके मतलब कि कितने कितने दिन पर, कितने माह में, कितने हफ्तों में, कितने साल पर जो है उद्गार हो रहा है, उस प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के आधार पर, इस ड्यूरेशन के आधार पर हम लोग जो है वर्गीकरण करते हैं। तो पहला वर्गीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके टाइप ऑफ इरप्शन पर डिपेंड करता है। इसके मतलब उद्गार के प्रकार के आधार पर। अब उद्गार के प्रकार के आधार पर देखिए दो तरह से ज्वालामुखी होते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि जैसे ज्वालामुखी क्या है, तो जब भी ज्वालामुखी का नाम आता है तो माइंड में एक तरह से इस तरह की इमेज बन जाती है कि अंदर से कुछ पदार्थ आ रहा होगा, किसी पर्वतीय क्षेत्र से या पर्वतनुमा आकार से जो आपका चट्टान है, इसके अंदर से पदार्थ बाहर की ओर निकल रहा होगा। तो अंदर का जो पिघला पदार्थ है ये बाहर की तरफ निकलता है और जो है आपके किसी जो है आपके जो भूमि होगी उसको फाड़ करके बाहर की ओर निकलेगा और निकल करके जो है चारों ओर फैलता है। इसमें प्रक्रिया क्या होती है? इसमें प्रक्रिया यह होती है कि आपने पढ़ा था कि जिस रास्ते से ज्वालामुखी का जो आपके पदार्थ ऊपर की तरफ आता है, मटेरियल जो ऊपर की तरफ आता है, वो मार्ग पाइप नुमा होता है। और उस पाइप नुमे मार्ग को हम लोग क्या कहते थे? वेंट या पाइप। तो वेंट के नाम से जाते। तो वेंट या पैसेज जो है तो ये पाइप नुमा होता है। और पाइप नुमा रास्ता जो होता है वो बहुत संकीर्ण रास्ता है, पतला रास्ता है, बहुत जो है आपके कुछ ही वर्ग मीटर में जो है आपके क्षेत्रफल बनेगा उसका। तो कोई बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं होगा, कई किलोमीटर में नहीं होगा, कुछ मीटर के क्षेत्र में ही आपके इसका डाया होगा और जो है आपके एक तरह से एक लिमिटेड क्षेत्र से मटेरियल बाहर निकल रहा है। और जब अगर जो पैसेज है वो पतला होता है और ज्यादा मटेरियल बाहर निकलता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा पाइप से अगर आप पानी छोड़ रहे हैं या भर रहे हैं कहीं पे, अब पाइप को आगे से पतला कर दीजिए, दबा दीजिए, तो आप देखिए तेजी से पानी बाहर की तरफ निकलने लगता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो पैसेज को अगर हम कम कर दें तो प्रेशर आपका बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए पाइप में जैसे मान लीजिए कि कहीं पर अगर धुलाई उलाई करनी होती है, गाड़ी वाड़ी की धुलाई जो करते हैं उसमें क्या होता है? पाइप में आगे क्या लगाते हैं? नोजल। नोजल क्या होता है? एक पतला रास्ता जिससे पानी जो है तेजी से बाहर की तरफ निकलता है।
तो वही चीज यहां पर भी है कि जब कम रास्ते से पिघला पदार्थ अंदर से हाई प्रेशर के द्वारा जब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बहुत जो है आपके एक तरह से हाई प्रेशर वाला जो है लिक्विड बाहर की तरफ निकलने का प्रयास कर रहा है। और जब वास्तव में, जैसे हमने आपको बताया था कि ज्वालामुखी जब फटता है, ऐसा नहीं कि किसी पर्वतीय क्षेत्र से, बल्कि सपाट मैदान से फटता है, तो सपाट मैदान को फाड़ करके बाहर की तरफ निकलता है, तो एक बहुत बड़ा विस्फोट भी होगा, धमाका होगा। तो ये जो है आपके एक तरह से पाइप नुमा रास्ते से बाहर निकलता है और चारों तरफ फैल रहा है। इसका मतलब कि इस तरह के ज्वालामुखी का एक केंद्र है। केंद्र क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि निकलने वाला पदार्थ चारों तरफ जा रहा है। तो चारों तरफ जाता है, अर्थात जो पर्वत बनते हैं, तो पर्वत क्या होते हैं, चारों तरफ होते हैं उस केंद्र के। तो पर्वतीय जो ज्वालामुखी पर्वत होंगे वो चारों तरफ दिशाओं में आपको जो है आपके दिखाई पड़ेंगे, केंद्र के चारों तरफ। तो अगर आप देखेंगे तो पदार्थ क्योंकि केंद्र से निकल रहा है और चारों तरफ जा रहा है, इसलिए इसको केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी कहा गया। तो केंद्रीय उद्भेदन इस तरह के ज्वालामुखी जो नॉर्मल हम लोग समझते हैं, तो ये केंद्रीय उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। और क्योंकि सपाट मैदान को फाड़ करके कम रास्ते के द्वारा विस्फोटक अवस्था में निकलते हैं, इसीलिए इनको विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो ये एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनोज भी कहलाते हैं। तो जो केंद्रीय उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी होंगे वो क्या होंगे, ये वेंट से या पाइप नुमा रास्ते से बाहर आते हैं, अर्थात संकीर्ण रास्ते से, नैरो जो है पैसेज से बाहर आते हैं, जिसकी वजह से हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। और प्रेशर जनरेट होने की वजह से मैदानी जो आपकी जमीन होती है वो फटती है और फट करके बाहर की ओर उत्सर्जन होता है। तो इस तरह के ज्वालामुखी क्या होते हैं, ये आपके जो है आपके विस्फोटक प्रकार के कहलाएंगे। विस्फोटक क्यों? क्योंकि बड़े विस्फोट के साथ ये फटते हैं। और केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां से पदार्थ निकल रहा है, ये पदार्थ चारों ओर दिशाओं में फैलता है, और इसका मतलब केंद्र से निकल रहा है, कोई एक केंद्र है, कोई एक जगह है जहां से निकल रहा है, और उसके चारों तरफ जो है आपके लावा फैलता चला जाता है। तो ये जो है आपके एक तरह से पहले प्रकार का ज्वालामुखी होता है। दूसरा प्रकार, अब टाइप ऑफ इरप्शन के आधार पर ही हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उद्भेदन हो रहा है। टाइप ऑफ इरप्शन, तो उद्भेदन कैसे हुआ, केंद्र से हुआ। या कभी कभी क्या होता है कि आंतरिक भाग का मैग्मा जो होता है ये बाहर की तरफ आता है और बाहर एक बड़ी लंबी दरार मिल जाती है, एक लंबी दरार मिल गई जमीन में। और ये दरार क्या होती है, ये भूमि में कई किलोमीटर लंबी दरार होती है। तो एक बहुत बड़ा पैसेज मिल जाता है, तो नीचे से पदार्थ आता है और आसानी से चारों ओर दिशाओं में फैलता चला जाता है इस प्रकार से। तो ये चारों ओर दिशाओं में आपके फैलता चला जाता है। तो ये जो आपके एक तरह से जितना भी आपके पदार्थ आएगा, ये सब के सब बाहर की तरफ फैलता चला जाएगा। तो लावा का इस तरह से जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बहाव होता है। तो क्योंकि अब पदार्थ जो मैग्मा है वो केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का नहीं बल्कि दरार उद्भेदन प्रकार का है, दरार के सहारे बाहर निकल रहा है। पहले किसी पाइप के सहारे बाहर निकल रहा था, अब दरार के सहारे बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसे दरार उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी कहा जाता है। तो फिशर इरप्शन टाइप, फिशर मतलब क्या होता है, दरार, क्रैक्स। तो फिशर इरप्शन टाइप दरार उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी इसको हम लोग बोलते हैं। और ये क्योंकि एक लंबा पैसेज होता है, बहुत बड़ा पैसेज होता है, तो बड़ा पैसेज अगर है तो प्रेशर ज्यादा होगा ही नहीं, तो इसलिए कम प्रेशर के द्वारा सारा पदार्थ बाहर निकलता है और चारों ओर दिशाओं में फैलता चला जाता है। इसलिए शांत रूप से पदार्थ निकलता है, बाहर चला जाता है, यहां पे कोई विस्फोट नहीं होता। इसीलिए दरार उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखियों को कहा जाता है शांत प्रकार का ज्वालामुखी। साइलेंट टाइप वोल्केनोज होते हैं ये, तो इन्हीं को शांत प्रकार का ज्वालामुखी कह सकते हैं। और इससे निकलने वाला लावा क्योंकि बहुत बड़े वृहद क्षेत्र में फैल करके पतला लावा एक लंबी जो है आपके एक चादर जैसी आकृति का निर्माण कर लेता है जमने के बाद, कि एक दूर तक आपके लावा की चादर बन जाती है। और लावा की जब चादर बन जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शीट। तो ये शीट के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग पहले जब पढ़ रहे थे, यहां पे जब हम लोग जो है इंटरनली हम लोग सारी चीजों को देख रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने एक शब्द आया था शीट।
तो ये एक्चुअल में जो शीट शब्द आया था, तो ये कहां से कंसर्निंग है? ये क्योंकि कंसर्निंग था अंदर नहीं बाहर, इसीलिए शीट यहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन हम लोग ने यहां पे पढ़ा नहीं था इसको। तो शीट क्या है? शीट जब पदार्थ बाहर निकल जाता है तो चारों ओर दिशाओं में फैलता है और फैल करके जो है आपके एक बहुत बड़े चादर का निर्माण करता है, और चादर नुमा आकृति क्योंकि बनती है, इसलिए ऐसी कंडीशन में जो है इसे शीट के नाम से जाना जाता है। तो शीट क्या है? चादर, चादर को शीट कहते हैं। तो लावा की एक लंबे क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में जो है आपके बहाव हो गया और ठंडा होकर के एक बड़ी सी चादर दिखाई पड़ने लगी, इसे हम लोग शीट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है एक तरह से दो प्रकार के ज्वालामुखी हुए, प्रकार उद्भेदन के प्रकार के आधार पर कि उद्भेदन कैसा हो रहा है, इरप्शन कैसा हो रहा है, इस इरप्शन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कैसे जो है आपके ये उद्गार हो रहा है। तो उद्गार के आधार पर अगर हमने कहा, टाइप ऑफ इरप्शन के आधार पर हमने कहा, तो दो तरह के ज्वालामुखी हो गए। एक केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का ज्वालामुखी हो गया, जिसको हम लोग विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं, एक्सप्लोसिव टाइप वोल्केनोस कहते हैं। सेंट्रल इरप्शन टाइप इसको कहा जाता है, क्योंकि सेंटर से जो है पदार्थ बाहर निकल के चारों ओर दिशाओं में जा रहा है। दूसरा प्रकार क्या था? दरार उद्भेदन प्रकार का। दरार को क्रैक्स या फिशर कहा जाता है, तो इसलिए इसको फिशर इरप्शन टाइप वोल्केनोस कहा जाता है। और ये बहुत बड़े क्षेत्र होने की वजह से आपके प्रेशर कम होता है नीचे से आने वाले पदार्थ का, और कम प्रेशर होने की वजह से शांत रूप से ये पदार्थ से बह करके जो है आपके चादरनुमा आकृति में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई विस्फोट नहीं होता, शांत रूप से लावा निकलता है, इसलिए इसे शांत प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसके मतलब कि अब हमें यह बात क्लियर हो गई कि उद्गार अगर ज्वालामुखी का होगा तो दो ही तरीके से हो सकता है, तो या तो केंद्रीय उद्भेदन प्रकार का विस्फोटक रूप में, या दरार उद्भेदन प्रकार का शांत रूप से। तो इसीलिए जो है आपके उद्गार के प्रकार के आधार पर, अगर हम कहें टाइप ऑफ इरप्शन के आधार पर, हम ज्वालामुखियों को दो पार्ट में बांटते हैं। अब बात आती है सेकेंड टाइप। तो क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं, वो करते हैं ड्यूरेशन ऑफ इरप्शन के आधार पर। इसके मतलब उद्गार की अवधि के आधार पर, तो या जो आपके समय अंतराल होता है, एक जो है आपके उद्गार से दूसरे उद्गार के बीच में जो समय अंतराल है, उसे जो है अवधि कहते हैं, ड्यूरेशन कहते हैं। तो ये अवधि के आधार पर कि ज्वालामुखी उद्गार की अवधि के आधार पर अगर हम लोग देखें तो ज्वालामुखियों को तीन पार्ट में हम लोग बांटते हैं। क्या है ये, कैसे बांटेंगे? तो ड्यूरेशन ऑफ इरप्शन के आधार पर अगर हम क्लासिफाई करें, वर्गीकरण करें, तो तीन तरह के ज्वालामुखी होते हैं। और ये तीन प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं, यही आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा जीवन चक्र होता है, पूरी जो है आपके किसी भी ज्वालामुखी का। ऐसे हम लोग मानते हैं, जैसे मान लीजिए बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग कुछ पढ़ते हैं, जैसे आपके स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं कि ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि जैसे जिसकी ग्रोथ हो रही है, जिसका मूवमेंट हो रहा है, जो सांस ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है, जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या है, आपके लिविंग है। और जो आपके एक तरह से ग्रो नहीं कर रहा है, जो आपके एक तरह से सांस नहीं ले रहा है, ब्रीथ नहीं कर रहा है, तो इस तरह की चीजें जो है निर्जीव और सजीव के रूप में हम लोग करते हैं, वो निर्जीव है, नॉन लिविंग है। तो अब यहां पर क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हमने इस तरह से डिस्टिंग्विश किया। लेकिन अगर हम बहुत ब्रॉड सेंस में अगर हम पूरे साइंस को देखें, तो दुनिया की कोई भी चीज, यूनिवर्स की कोई भी चीज जो है आपके निर्जीव नहीं है, सब जीवित है। हर एक चीज का जीवन किसको कहते हैं? जीवन उसको कहा जाता है कि अगर किसी का जन्म हुआ हो और किसी की मृत्यु हो। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जन्म हो और उसकी मृत्यु ना हो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना है ही, तय है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो दुनिया की कोई भी चीज आप देखेंगे जिसको हम निर्जीव भी कहते हैं, पत्थर कहते हैं, चट्टान कहते हैं, पर्वत कहते हैं, नदी कहते हैं, ये सब क्या है? ये सारी चीजें, ये सब लिविंग थिंग है। वजह ये है, ये जन्म लेती हैं। पर्वत भी जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, मरने की स्टेज क्या होती है, ये धीरे धीरे करके छोटे होते चले जाते हैं, फिर सपाट मैदान में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पर्वतों की अगर पूरी लाइफ आप पढ़ेंगे तो क्या है, पर्वत सपाट मैदान से बनना शुरू होते हैं, वो उठते जाते हैं, उठते जाते हैं, उठते जाते हैं, और फिर इनका जो है आपके एक तरह से फॉल होने लगता है, और धीरे धीरे करके आपके ये डिसइंटीग्रेट होकर के जो है आपके एक तरह से फिर से सपाट मैदान में फिर से वैसे ही कन्वर्ट हो जाते हैं।
नदियां हैं, नदियों का जन्म होता है, नदियां बहती हैं, पूरे अपनी आयु पूरी जीती हैं, उसके बाद सूख जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इनका भी पूरी एक लाइफ साइकिल होती है। हर एक चीज का एक लाइफ साइकिल होता है। ज्वालामुखी के चाहे पर्वत हो और चाहे नॉर्मल पर्वत हो, ये सब अपनी पूरी आयु जीते और सब मरते हैं। तो उसी तरह से अगर हम किसी भी ज्वालामुखी की लाइफ साइकिल को देखेंगे, तो जीवन चक्र को देखेंगे, तो हम हर एक ज्वालामुखी इन 3 स्टेजेस से होकर के गुजरता है। जिस तरह से कोई ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जब जन्म लेते हैं उसके बाद शिशु के रूप में होते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है प्रौढ़ होते हैं। प्रौढ़ होने के बाद फिर जो है आपकी जैसे आपकी अवस्था जैसे बढ़ती चली जाती है, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर प्रौढ़ अवस्था में पहुंचे, फिर वृद्ध अवस्था में पहुंचे और वृद्ध अवस्था के बाद जाकर के मर जाते हैं। तो अब क्या है, जैसे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक होने तक की पूरा जो चक्र है, वो हम लोगों का एक लाइफ जो है आपके एक तरह पूरा स्पैन हुआ, ये लाइफ स्पैन हुआ जो कि आपके जो है होता है। और जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि उसी तरह से पूरा लाइफ स्पैन किस हर एक चीज का होता है। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे हम कहते हैं ज्वालामुखी, जब भी कोई ज्वालामुखी इनिशियल स्टेज में होता है, आंतरिक भाग से पिघला पदार्थ बाहर निकला, ज्वालामुखी उद्गार हुआ बाहर की तरफ, अंदर से पदार्थ आया। जब नया नया आपके उद्भेदन होता है, पदार्थ बहुत ज्यादा है अंदर एक्यूमुलेटेड, धीरे धीरे करके निकल रहा है, लेकिन जब तक अंदर की तरफ प्रेशर कम नहीं हो जाएगा तब तक ये लगातार निकलता रहेगा। इनिशियल स्टेज में सभी ज्वालामुखी जागृत अथवा सक्रिय अवस्था में होते हैं। तो पहली स्टेज जो होती है वो जागृत अथवा सक्रिय, अर्थात हर ज्वालामुखी जागृत अवस्था में पहले प्रारंभ में होता है। तो अब जागृत अवस्था किसको कहा जाता है? जागृत अवस्था वो अवस्था है जिसमें उद्गार बहुत कम समय पर होता रहता है और उसके मुहाने से हर समय धुआं गैस निकलती रहती है। तो ये ज्वालामुखी का पहला स्टेज होता है। तो जितने भी ज्वालामुखी हैं उनके मुहाने से क्या होता है, इनिशियल स्टेज में पदार्थ हमेशा निकलता रहेगा, धुआं हमेशा निकलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। और ये स्टेज कोई स्पेसिफिक नहीं है, फिक्स नहीं है कि हाँ ये 1 साल तक होगी, 2 साल तक होगी, 5 साल तक होगी। कुछ ज्वालामुखियों की जागृत अवस्था जो होती है कुछ महीने में ही खत्म हो जाती है। मान लीजिए कि कोई नया ज्वालामुखी फटा और फट करके बाहर निकला, वो लगातार 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक जो है आपके निकल रहा था, उसके बाद जो है रुक गया, सेकंड स्टेज में आ गया। अब 6 महीने, 8 महीने में ऐसा हो गया। कुछ ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो कई साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक जागृत रहते हैं। इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। किसी भी जो जैसे हम लोगों के यहाँ होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग में एक्सपेक्टेड जो आपके लाइफ है वो ये रहती है कि 65 साल, 70 साल, 80 साल तक जिएगा, मर जाएगा। बहुत ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगा तो 100 साल का आदमी दिखाई पड़ जाएगा, 102 साल, 105 साल, 110 साल, 150 साल का तो आदमी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद लाइफ नहीं। लेकिन ज्वालामुखियों में ऐसा नहीं है। ज्वालामुखियों का भी एक स्पैन होता है, एक लाइफ होती है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हाँ जागृत अवस्था कब तक विद्यमान रहेगी किसी भी ज्वालामुखी में। डिपेंड किस पे करता है? अंदर पदार्थ पे। पदार्थ की मात्रा कितनी एक्यूमुलेटेड है ये डिसाइड करेगी कि ये ज्वालामुखी कब तक जागृत रहेगा। तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा है, बहुत बड़े क्षेत्र में, और कई अंदर का जो एस्फेनोस्फीयर का पूरा क्षेत्र है, बहुत बड़े क्षेत्र का कनेक्शन हो गया है यहां से, क्योंकि अलग अलग जगह पे एस्फेनोस्फीयर के बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। अगर मान लीजिए कि कई आपस में 2, 4, 5 मिल गए हैं तो इसको कंटिन्यूअस मिलता ही रहेगा मैग्मा। जब मैग्मा मिलता रहेगा तो कंटिन्यूअस निकलता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था जागृत अवस्था, ये इनिशियली भी हो सकती है, जो कि आपके एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये अवस्था इस तरह की होगी जो कि आपके ये माना जा सकता है कि कुछ माह की भी हो सकती है, कुछ वर्ष की भी हो सकती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ वर्ष तक जो है आपके ये जागृत रहते हैं, और जागृत होने के बाद धीरे धीरे करके इनके अंदर से पदार्थ, जब आंतरिक भाग में पदार्थ की मात्रा कम होने लगती है तो फिर रुक रुक करके उद्गार होता है कुछ समय बाद। तो इनिशियल स्टेज में क्या है, जैसे अभी उद्गार हुआ, कुछ घंटे बाद दूसरा हो गया, फिर कुछ 2-3 दिन बाद हो गया,
फिर ये स्पैन बढ़ता जाता है, 2-3 दिन बाद हुआ था, अब अगली बार 4 दिन बाद हो गया, फिर अगली बार जो है आपके 15 दिन बाद हुआ, फिर अगली बार जो हुआ वो 2 महीने बाद हुआ। तो ये स्पैन बढ़ता जाएगा, एक उद्गार से अगले उद्गार की अवधि हमेशा बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या होता है, तो नॉर्मली देखा जाता है, ऐसा भी होता है कि अब उद्गार जब तक लगातार उत्सर्जन हो रहा है, पदार्थ निकल रहा है, गैसें निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, तब तक ये जागृत अवस्था होती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी होती है कि ज्वालामुखी का, जो आपके ज्वालामुखी होते हैं, उनके मुहाने, उनके रास्ते जब तक खुले हैं, इसके अंदर से कभी भी उद्गार हो सकता है, इरप्शन कभी भी हो सकता है। लेकिन ये उद्गार या ये इरप्शन अगर हम कहें, जो आंतरिक भाग से पदार्थ बाहर की तरफ निकल रहा है, और ये जो आपके एक तरह से पदार्थ का उत्सर्जन है, तो ये पदार्थ का उत्सर्जन जो आपके एक तरह से होगा, तो उसको अगर हम लोग कहेंगे, तो ये जितना भी पदार्थ है बाहर की तरफ निकलता चला जा रहा है, इसको जो है आप ये कह सकते हैं कि जितना भी आपके पदार्थ जो है आपके बाहर की तरफ निकलेगा, अंदर की तरफ प्रेशर कम होता चला जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से इसका स्पैन बढ़ता चला जाता है। अब एक स्टेज ऐसी आती है जागृत अवस्था के बाद कि अंदर पदार्थ अब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तब उद्गार होगा, रास्ता इसका खुला हुआ है। इसके मतलब कि ये ज्वालामुखी क्या हो जाते हैं, इनको प्रसुप्त अथवा सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये प्रसुप्त अथवा सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाते हैं, अर्थात जिनका अभिप्राय क्या हुआ, डोरमेंट वॉल्केनोज जिनको कहा जाता है, जिसको साधारण भाषा में डोरमेंट का मतलब कहा जाता है स्लीपिंग वॉल्केनोज। जैसे इंसान जब सो जाता है तो अधमरा हो जाता है, अधमरा मतलब सेंस नहीं होता उसको, लेकिन यह पता है कि सोता हुआ इंसान कभी ना कभी आगे जागेगा। वही चीज ज्वालामुखी में होती है कि ज्वालामुखी अभी शांत है, लेकिन आगे कभी भी जाग सकता है, कभी भी इसके अंदर उद्गार हो सकता है। तो अगर किसी शांत ज्वालामुखी में उद्गार की संभावना हो, अर्थात आगे संभावना व्यक्त होती हो, तो ऐसे ज्वालामुखियों को क्या कहा जाता है, आपके डोरमेंट वॉल्केनोज या स्लीपिंग वॉल्केनोज। लेकिन ऐसा ज्वालामुखी जिसके अंदर की उद्गार की संभावना समाप्त हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय, अर्थात ज्वालामुखी मर गया, ये निष्क्रिय हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट हो जाना मतलब खत्म हो जाना, तो ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हो जाते हैं, इसके मतलब खत्म हो जाते हैं वॉल्केनोज। तो अब पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि जब तक तो जागृत अवस्था या सक्रिय अवस्था थी तब तक तो ये बाहर निकल लेते, एक्टिव वॉल्केनोज था, दिख रहा था। अब नहीं दिख रहा है, अब कहीं पे धुआं भी नहीं निकल रहा है कि हम धुआं देख करके ही पहचान पाए। तो कैसे पता चलेगा कि ये सो रहा है या मर गया? तो सोने वाला ज्वालामुखी और मरने वाले जो ज्वालामुखी के बीच में अंतर कैसे स्पष्ट होगा? इसका अंतर कैसे स्पष्ट होता है? इसके पैसेज से। इसका पैसेज अगर खुला है तो ये जो है आपके प्रसुप्त अथवा सुषुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट है, स्लीपिंग है। अगर इसका पैसेज बंद हो गया, अंदर से मैग्मा आकर के जम गया है, पैसेज अगर बंद हो गया तो ये पूरी एक चट्टान हो जाती है और फिर से नया रास्ता जो है ढूंढती है मैग्मा बाहर की तरफ निकलने में, फिर अब यहां से नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए इसका रास्ता जब बंद हो गया तो उसे कहेंगे निष्क्रिय ज्वालामुखी। अब कैसे हमें पता चलेगा कि रास्ता बंद हुआ है कि खुला है? इंसान कैसे पता लगाएगा? क्या ऐसा करेगा कि जाएगा ऊपर झांक करके देखेगा ज्वालामुखी में खड़े होकर के उसके मुहाने में कि अंदर इसका रास्ता खुला है कि बंद है? ऐसा तो करेगा नहीं, वहां तक आदमी इंसान जा ही नहीं सकता। तो इसलिए अब यहां पर होगा क्या कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये प्रसुप्त अवस्था है या निष्क्रिय हो गया? तो ज्वालामुखी उद्गार जब होता है कंटिन्यूअस, जिसके अंदर से गैसें निकलती रहती हैं, पदार्थ निकलता रहता है, तो ये अगर उत्सर्जन हो रहा है तब तो हमने ये कहा कि ये जागृत अथवा सक्रिय अवस्था है। लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये सोता हुआ ज्वालामुखी है या मर चुका है, तो प्रसुप्त अथवा सुषुप्त है या निष्क्रिय हो गया है। तो इसकी पहचान सिर्फ एक होती है, वो क्या होती है? आपने पढ़ा था, इसके अंदर से कुछ गैसें निकलती हैं जो दिखाई नहीं पड़ेंगी आपको, और उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होती हैं, दिखाई नहीं पड़ेंगी। लेकिन कुछ ऐसी गैसें, आपने गैसों का उत्सर्जन पढ़ा था और उस गैसों के उत्सर्जन में आपने देखा था कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस
ये दो ऐसी गैसें हैं जो बहुत ही गंध वाली गैसें हैं। तो ये गंध बहुत ज्यादा फैलाती हैं। तो जैसे रॉटन एग वाली, जो सड़े अंडे की जो है महक होती है, उस टाइप की महक होती है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और जो है आपके इसकी महक होती है। तो अगर आप देखेंगे तो अब यहां पर क्या है कि अगर कोई ज्वालामुखी है, हम काफी दूर खड़े हुए हैं, हम वहां नहीं जा सकते, हमें पता लगाना है कि आपके एक तरह से ज्वालामुखी जागृत अथवा सक्रिय है, जागृत है, सॉरी सुषुप्त है या निष्क्रिय है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ज्वालामुखी होगा, ज्वालामुखी के मुहाने अगर खुला है तो इसके अंदर से गैसें निकलती रहती हैं। ये हमें दिखनी ही नहीं है क्योंकि ये कलरलेस है, लेकिन इसकी गंध हमें महसूस होगी। तो अगर ज्वालामुखी के क्षेत्र में, आसपास के रीजन में अगर आपको गंध आ रही है, तो अगर गंध मौजूद है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जो है वो ये इंडिकेट करता है कि इसका रास्ता खुला हुआ है, गैसें बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब ये जो है प्रसुप्त अथवा सुषुप्त ज्वालामुखी है। और अगर आसपास के रीजन में, किसी ज्वालामुखी के आसपास के रीजन में कोई गंध नहीं आ रही है, तो गंध ना आने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा रास्ता बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। जो मैग्मा आ रहा था यही जम गया अंदर, जब जम गया ब्लॉक हो गया। अब जब एक बार ब्लॉक हो जाता है वो रास्ता, तो फिर वो रास्ता कभी नहीं खुलता, वो आपके ब्लॉक कर जाता है, जिसको प्लग हम लोग कहते हैं। तो ये प्लग बन जाता है, और जिसकी वजह से जो है अब यहां से पैसेज से इस रास्ते से नहीं जाएगा, अब कहीं और दूसरा रास्ता मैग्मा ढूंढेगा, कहीं और कमजोर क्षेत्र से। तो इसलिए ऐसे ज्वालामुखी क्या हो जाते हैं, नाम मात्र सिर्फ चट्टान रह जाती है, और फिर पवन के द्वारा, तापमान के द्वारा जो अपर्दन होता है, इरोजन होता है, इसकी वजह से धीरे धीरे करके छोटे होते चले जाते हैं, और छोटे होते होते फिर सपाट मैदान में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे ज्वालामुखी सपाट मैदान से फटा था और धीरे धीरे करके जो है बड़ा हुआ था, जब ये निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाने के बाद नाम मात्र सिर्फ चट्टान, ये ज्वालामुखी खत्म हो गया, ज्वालामुखी नहीं है। तो जो चट्टान है वो धीरे धीरे करके आपके टूटती जाती है, तापमान पवन के द्वारा, या फिर जो पवन वेग से टूटती है, जो सूर्य का तापमान होता है उससे, कभी दिन के समय ज्यादा गर्म हुई, चट्टान फैल गई, रात के समय ठंडा हुआ, सिकुड़ गई, फैलने सिकुड़ने से कमजोर होती हैं और दरारें उत्पन्न होती हैं, टूट जाती हैं, क्रैक्स डेवलप होती हैं, और धीरे धीरे करके आपके सारे जो पर्वत बने होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ये जो है आपकी स्थिति होती है। तो ज्वालामुखी 3 स्टेज से गुजरता है। प्रारंभिक स्टेज जागृत अथवा सक्रिय ज्वालामुखी, जिसके अंदर से हमेशा उद्गार होता रहता है, पदार्थ निकलता रहता है, गैस निकलती रहती है, धुआं निकलता रहता है। ये अवधि कुछ भी दिन की हो सकती है। उसके बाद ज्वालामुखी प्रसुप्त अथवा सुषुप्त अवस्था में आ जाता है, जिसमें से ज्वालामुखी जो है उद्गार की संभावना व्यक्त होगी और कभी भी उद्गार हो सकता है। लेकिन और इसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि ज्वालामुखी के अंदर से अंदर पदार्थ रह ही नहीं जाता है, कम प्रेशर होता है, पदार्थ को बाहर निकलना ही नहीं होता है, अंदर ही जम जाता है, और जिसकी वजह से आपका पैसेज बंद हो जाता है और ज्वालामुखी मर जाता है, जिसको हम लोग निष्क्रिय अवस्था कहते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनोस के नाम से जानते हैं। ये आपकी अवस्था होती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग जो है देख लें, जब ज्वालामुखी फटता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह से फटता है, आसपास की जितनी भूमि होती है वहां से भी छोटी छोटी दरारें, क्योंकि क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो जगह जगह से धुएं, छोटे छोटे छिद्र। तो ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र में ज्वालामुखी यहां से फटा है, लेकिन चारों तरफ रीजन में आप देखेंगे जगह जगह पे दरारें उत्पन्न होंगी, छोटे छोटे छेद हो जाएंगे और उससे धुएं निकल रहे हैं। तो हर जगह से धीरे धीरे करके आपके धुएं निकलते रहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है धुआंरे, इनको फ्यूमरोल्स कहते हैं। तो फ्यूमरोल्स या धुआंरे, तो धुआंरे बहुत प्रसिद्ध होते हैं ज्वालामुखी के क्षेत्र में। तो ज्वालामुखी धुआंरे भी बताते हैं इस बात को कि ज्वालामुखी जागृत अवस्था में है, सक्रिय है या निष्क्रिय अवस्था में है। तो जब निष्क्रिय अवस्था में ज्वालामुखी हो जाता है तो ये धुआंरों से धुएं निकलने बंद हो जाते हैं, गैसें निकलना बंद हो जाती है। जो गैसों की गंध होती है वो कहां से निकलती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि यही मुहाने से निकलेगी, इन छिद्रों से भी निकलती है, धुआंरों से भी निकलती है। इसलिए जब हम लोग जो है आपके पता लगाते हैं कि ज्वालामुखी जो है आपके एक तरह से प्रसुप्त अथवा सुषुप्त है या निष्क्रिय है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हम लोगों को देखना पड़ता है धुआंरे से धुएं निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, और गंध आसपास आ रही है तो प्रसुप्त अथवा सुषुप्त है, गंध नहीं आ रही है तो निष्क्रिय है।
अब देखिए कुछ विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में हम लोग देख लें। ये कुछ विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। ये ज्वालामुखी जो हैं आपके कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं या किस तरह से कहाँ पर स्थित हैं, तो उनको एक एक करके अगर हम लोग देखें तो देखिए ज्वालामुखी आप पढ़ चुके हैं कि ज्वालामुखी की पेटी कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी की पेटी आपने पढ़ा था और ये अभी आने वाला भी टॉपिक है कि ज्वालामुखी की पेटी कहाँ पर स्थित है। तो आपने पढ़ा था भूकंप में परिप्रशांत पेटी, प्रशांत महासागर के चारों ओर पाए जाने वाला क्षेत्र जहां पे ज्वालामुखी जो है पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से ज्वालामुखियों का क्षेत्र हो जाता है, जहां पे हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी जो है ये आपके स्थित होते हैं और यहाँ पर ज्वालामुखियों की जो है आपके उपस्थिति रहती है प्रशांत महासागर के चारों ओर बहुत ज्यादा मात्रा में। तो वो परिप्रशांत पेटी थी। फिर मध्य महाद्वीपी पेटी आपने पढ़ा था, तो उसके सहारे भी जो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं और वो भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आपके यूरोप के भूमध्य सागर के चारों तरफ ऊपर की तरफ यूरोप पड़ेगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे यूरोप पड़ता है और नीचे जो है आपके अफ्रीका का देश पड़ता है और फिर यहाँ पर जो मध्य एशियाई देश हैं वहां पर भी भूकंप आते थे और ज्वालामुखी। फिर एस आकार में अटलांटिक महासागर के मध्य में भूमि फट रही थी। मध्य अटलांटिक पेटी आपने पढ़ा था, मिड अटलांटिक बेल्ट, जिसके सहारे आपके ज्वालामुखी। तो इसलिए ज्यादातर ज्वालामुखी आप देखेंगे किसी ना किसी पेटी के सहारे स्थित होता है, कहीं ना कहीं जहां पे कमजोर रास्ते होते हैं। तो विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों की विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ लें, फिर हम लोग आते हैं। जैसे माउना लोआ, माउना लोआ जो ज्वालामुखी है वो यहां पर एक द्वीप है, ये है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का ही द्वीप है, जो कि क्षेत्र में यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपके नंबर 1 माउना लोआ जो है ज्वालामुखी स्थित है, माउना लोआ। और दूसरा है माउना किया, तीसरा है माउंट किलाऊ। ये 3 ज्वालामुखी आपके यहीं पर स्थित होते हैं। माउना लोआ तो नॉर्मल है, माउना किया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट किस दृष्टिकोण से है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, वजह यह है कि ये पूरी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्वत है। ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। तो ये आपके एक तरह से पृथ्वी पर पाया जाने माउना किया, ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्वत है। लेकिन आपको पता है कि हम लोग चाहे पर्वतों की बड़ापन देखें चाहे ऊंचाई देखें, सब कुछ सी लेवल से देखी जाती है। फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से कितनी ऊंचाई है वो हाइट हो गई, सी लेवल के ऊपर कितना भाग है वो बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा पर्वत जब हम लोग कहते हैं तो इसका नाम ही नहीं आता, जबकि ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। अगर टोटल हाइट अगर आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट की कितनी 8,850 मीटर, जबकि ये है 9,450 मीटर, जो है 52 मीटर के लगभग जो है आपके इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो ये अगर देखें तो माउना किया की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली अगर माउंट एवरेस्ट से देखें। लेकिन केवल जो फर्क है वो ये है कि जो इसका अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के अंदर है, जो इसकी स्थिति है वो कुछ ऐसी है, प्रशांत महासागर के अंदर है। और जो तल से हाइट है इसकी ये है केवल 4205 मीटर। जैसे माउंट एवरेस्ट की सी लेवल से ऊंचाई कितनी है तो ये है 8,850 मीटर, लेकिन इसकी सिर्फ 4205। मैक्सिमम जो आपकी ऊंचाई है इसकी, तो ये एक तरह से समुद्र की तलहटी से है, महासागर की तलहटी से है। इसलिए इस माने में अगर आप देखेंगे तो ये इसी वजह से ना तो बड़े में आता है ना ऊंचे में आता है, जबकि वास्तव में ये पूरी पृथ्वी का सबसे बड़े पर्वत के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा पर्वत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है माउना किया। और माउंट किलाऊ की विशेषता क्या है? माउंट किलाऊ की विशेषता यह है कि माउंट किलाऊ एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसे ज्वालामुखी होता है इस ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? माउंट किलाऊ जो आपके है एक तरह से अगर देखा जाए तो ये
इस समय का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। बहुत ज्यादा उद्गार इसके अंदर से हो रहा है हवाई द्वीप पर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो है आपके ये पाया जाता है। तो ये तीनों ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप पर स्थित होते हैं, जो कि यहां पर पाए जाते हैं। उसके अलावा कटमई ज्वालामुखी, कटमई ज्वालामुखी जो है आपके अलास्का के क्षेत्र में स्थित ज्वालामुखी है। ये अलास्का के क्षेत्र में यहां पर पाया जाता है। और अलास्का के क्षेत्र में ये जो ज्वालामुखी है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि बहुत ही भयानक विस्फोट इसके अंदर से होता है। और इसके आसपास के क्षेत्र में अभी हमने आपको पढ़ाया था धुआरे, फ्यूमारोल्स, अर्थात ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र में ढेर सारे छिद्र हो जाते हैं और दरारें हो जाती हैं। तो छिद्र और दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और छिद्र और दरारों से धुएं निकलने लगते हैं। उनको धुआरे या फ्यूमारोल्स कहते हैं। तो धुआरे या फ्यूमारोल्स जो आपके होते हैं, उनको अगर देखा जाए तो वो यहां पर बहुत ज्यादा है, हजारों की संख्या में है। और हजारों की संख्या में होने की वजह से क्या होता है कि दसियों हजार जगह से आपके धुएं दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है 10,000 धुओं की घाटी, अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। तो अगर ये पूछा जाए कि किस ज्वालामुखी को 10,000 धुओं की घाटी कहा जाता है, तो ये आपके जो है आपके कटमई ज्वालामुखी को कहते हैं। तो 10,000 धुओं की घाटी, अ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स के नाम से इसीलिए कटमई को जाना जाता है। उसके अलावा माउंट मैकेंजी और माउंट मैकेनली, ये दोनों ज्वालामुखी जो हैं ये आपके पाए जाते हैं कनाडा में। तो कनाडा के क्षेत्र में माउंट मैकेंजी और माउंट मैकेनली जो है ज्वालामुखी होते हैं, जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पे प्रसिद्ध होते हैं। उसके अलावा यहाँ माउंट रेनर, माउंट शास्ता, माउंट हुड, सेंट हेलेंस, तो ये आपके ज्वालामुखी हैं। 4 ज्वालामुखी होते हैं यूएसए में। तो यूएसए के क्षेत्र में ये आपके ज्वालामुखी हैं जो कि माउंट रेनर, माउंट शास्ता, माउंट हुड और सेंट हेलेंस नाम के होते हैं, जो कि यूएसए के जो है पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। सेंट हेलेना नाम का भी एक ज्वालामुखी जो कि अटलांटिक महासागर में यहां पर पाया जाता है, सेंट हेलेना। तो ये आपके सेंट हेलेना नाम का ज्वालामुखी है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। सेंट हेलेंस जो है वो यूएसए में है और सेंट हेलेना जो है वो आपके अटलांटिक ओशन में है। पिराकुटीन ज्वालामुखी, ये मैक्सिको में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो कि पाया जाता है मैक्सिको के क्षेत्र में, पिराकुटीन के नाम से जाना जाता है। फिर इसी तरह से इक्वाडोर देश ये है, पिंक वाला। तो ये है आपके इक्वाडोर देश, जिसमें यहां पर 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं, एक कोटापेक्सी है और एक चिम्बाराजो है। चिम्बाराजो और कोटापेक्सी 2 इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी होते हैं जो कि इस इक्वाडोर के क्षेत्र में यहां पर पाए जाते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें तो यहां पर पाए जाने वाले इन ज्वालामुखियों में अगर देखें तो कोटापेक्सी एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर कहा जाए कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी है। बड़ा के मतलब कैसे देखा जाता है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्योंकि ज्वालामुखी हमने आपको बताया निकलता है दरार उद्भेदन प्रकार में और चारों तरफ फैलता है, तो पूरे क्षेत्र में फैलता है। तो कितने एरिया में फैला हुआ है ये ज्वालामुखी, इसको अगर देखें तो ये विश्व के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ ज्वालामुखी है। तो ये कोटापेक्सी के नाम से आना था, इसीलिए इसे कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत। तो विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी पर्वत के रूप में जाना जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होता है। इसी तरह से एक है अकांकागुआ, ये चिली देश है, ग्रीन वाला, और येलो वाला जो है आपके ये है अर्जेंटीना, यहीं पर पाया जाता है अकांकागुआ। तो अर्जेंटीना के क्षेत्र में जो है आपके अकांकागुआ स्थित है। और ये अकांकागुआ जो आपके पाया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहा जाए, दोनों के आंकड़े अलग अलग हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत बिगेस्ट अगर कहा जाए और विश्व का सबसे ऊंचा हाईएस्ट, दोनों के आंकड़े अलग हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत अगर कहेंगे तो कोटापेक्सी आंसर हो जाएगा। और विश्व का सबसे क्यों बड़ा किसके आधार पर? क्षेत्रफल के, कितना फैलाव है उसका। और अकांकागुआ जो है ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में स्थित ज्वालामुखी है। अकांकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहा जाए तो ये अकांकागुआ होता है, जो समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पे है, जो कोटापेक्सी से भी ऊंचा है। लेकिन क्षेत्रफल में कोटापेक्सी ज्यादा क्षेत्र पे नहीं है, क्षेत्रफल में कोटापेक्सी ज्यादा है, लेकिन ऊंचाई में कौन ज्यादा है? अकांकागुआ। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कहा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा आपके कोटापेक्सी। और विश्व का सबसे जो है आपके ऊंचा अगर कहा जाएगा तो वो हो जाएगा अकांकागुआ।
अकांकागुआ की तरह ही यहीं पर उजास डेल सोलाडो भी है। उजास डेल सोलाडो भी आपकी ज्वालामुखी होता है, जो कि आपके अर्जेंटीना के क्षेत्र में ही स्थित होता है। तो अर्जेंटीना में उजास डेल सोलाडो भी होता है, जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होता है। फिर यहां पर चिली के क्षेत्र में दो ज्वालामुखी हैं। ये दो ज्वालामुखी यहां पर स्थित होते हैं, एक है ग्वालाटेरी और एक होता है लुलाइलाको। तो ग्वालाटेरी और लुलाइलाको ये दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो कि आपके इस क्षेत्र में यहां पर पाए जाते हैं। तो ये ज्वालामुखी जो होते हैं आपके चिली देश में स्थित जो है ज्वालामुखी हैं, जो कि इस जगह पर पाए जा रहे हैं चिली देश में। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं चिली के। तो मेनली कुछ कंट्रीज के इंपॉर्टेंट आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आपने माउंट मैकेंजी पढ़ा, ये अर्जेंटीना ये कनाडा का है, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। जैसे आपने यूएसए में 4 पढ़े, तो उसमें माउंट रेनर था, शास्ता था, माउंट हुड था, सेंट हेलेंस था। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, बड़े हैं यूएसए में जो आपने यहां पर पढ़ा। उसी तरह से इस पूरे अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर आपने पढ़ा है, यहां पर जो आपके पूरी पर्वतीय क्षेत्र है, और ये जो आपके एक तरह से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो पर्वत का पूरी श्रृंखला है, उसी के सहारे ये पूरे ज्वालामुखी स्थित होते हैं, जिसमें से ये दो जो अकांकागुआ और उजास डेल सोलाडो है वो अर्जेंटीना के क्षेत्र में बड़े हैं, और ग्वालाटेरी और लुलाइलाको जो है आपके चिली के सबसे बड़े ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा वेस्ट इंडीज है। यहाँ वेस्ट इंडीज के द्वीप में, वेस्ट इंडीज में ढेर सारे द्वीप हैं, उसमें से एक द्वीप है जिसका नाम है मार्टिनिक द्वीप। मार्टिनिक द्वीप होता है, और ये मार्टिनिक द्वीप यहां पर स्थित होता है। जैसे हवाई द्वीप है और पूरा वेस्ट इंडीज है, अगर देखा जाए तो ये द्वीपी रूप में है। खास तौर से वेस्ट इंडीज को अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं बल्कि 11 देशों के समूह है। ये 11 देशों के द्वीप हैं, जो कि अलग अलग देश जो है यहां पर पाए जाते हैं। तो अब यहां पर जैसे ढेर सारे द्वीप हैं, जैसे आपके क्यूबा है, जमाइका है, जो है हैती है, डोमिनिक रिपब्लिक है, सेंट विंसेंट है, सेंट किट्स है, तो ये सब मार्टिनिक है, ये सब जो है आपके एक तरह से द्वीप मिल करके पूरे वेस्ट इंडीज को बनाते हैं। मार्टिनिक द्वीप पर एक विषय, और यहां पर क्या है, यहां के लोग में कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है आपके पिछड़े लोग हैं और जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है वेस्ट इंडीज अगर देखा जाए, तो इसलिए बहुत सारी अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। और एक तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मान्यता पर बेस्ड हैं और मानी जाती है। तो यहाँ के लोग एक देवी हैं जिनकी पूजा करते हैं। तो ये जो है आपके जो है एक गॉडेस थी जिनका नाम था पेलियन, पेलियन के नाम से जानी जाती थी। तो ये पेलियन गॉडेस है। और यहां के लोगों का ऐसा मानना है कि जिस टाइम वो बहुत गुस्वर लेडी थी, जो देवी थी वो बहुत गुस्वर थी, और वो उनके गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, तो यहां के लोग उनकी जो है पूजा करते हैं। तो इसीलिए और इन्हीं से जो है डराइव्ड है, बहुत सारे लोग जैसे मानते हैं कि वो हमारे वंश के थी और जो है हम उन्हीं के खानदान के चले आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है अपने नाम के आगे पेले लगाते हैं। वेस्ट इंडीज में अगर आप देखें तो सरनेम है पेले। तो सरनेम पेले जो होता है वो कहां से आता है, पेलियन गॉड से। तो पेलियन गॉड से पेले आया है। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मार्टिनिक द्वीप पर क्या होता था कि मार्टिनिक द्वीप पर यहां के लोगों का ऐसा मानना है कि जब यहां के लोग बुरे काम ज्यादा शुरू कर देते हैं या बहुत ध्यान नहीं देते, मानवता से दूर जाने लगते हैं, तो फायर जो आपके गॉडेस हैं पेलियन, ये नाराज हो जाती हैं। और जब नाराज हो जाती हैं तो ये जमीन को फाड़ करके जो है ज्वालामुखी फाड़ देती हैं, ज्वालामुखी को निकाल देती हैं। और कई बार ऐसा हो चुका मार्टिनिक द्वीप पर। तो मार्टिनिक द्वीप पर एक जगह ऐसी है जहां से हमेशा फट करके बाहर की ओर अंगारा निकलता है, और ऐसा मान्यता है यहाँ के लोगों की कि हम लोग जब बुरे काम करेंगे तो ऐसा होगा। तो ऐसी वजह से क्या होता है कि यहां से जो है फटता है ये सारी जो आपके एक तरह से जमीन, और अंदर से जो है आपके आग निकलने लगती है। तो और जिस समय विस्फोट होता है, विस्फोट के निकलने के बाद इसका लावा बहुत पतला है, बहुत पतला होता है,
और जब विस्फोट होता है, विस्फोट बहुत भयानक होता है और ये विस्फोट की वजह से इसका जो लावा है ये पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, बहुत ऊपर ऊंचाई तक चला जाता है। और क्योंकि ये पतले पतले जो है बूंदों के रूप में ऊपर जाता है, तो जब नीचे गिरता है तो जो है आपके लंबे लंबे रेशे की तरह से गिरता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर के जैसे पतला पतला रेशा गिरता है, ऐसा लगता है जैसे किसी के बाल गिर रहे हो। क्योंकि इन गॉडेस का बहुत लंबा बाल हुआ करता था, बाल बहुत लंबा था इनका, और जो है माना जाता है कि जिस समय ये उद्गार होता है तो ये फायर गॉडेस के बाल ही गिरते हैं। तो ये उनके बाल होते हैं जो गिरते हैं, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, लावा जम करके आपके बाल के रूप में बाहर जो है गिरता है। तो इसलिए जो है इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है और यहाँ के लोग इस जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि इस ज्वालामुखी को बहुत ज्यादा मानते हैं, जो कि आपके एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये ज्वालामुखी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ के लोगों के लिए। तो इस ज्वालामुखी का नाम इन्हीं के नाम, पेलियन के नाम पर पेले ज्वालामुखी रखा गया है। तो पेले ज्वालामुखी जो है ये एक तरह से कहा जाए कि कहां पर स्थित है, तो ये वेस्ट इंडीज के मार्टिनिक द्वीप पर स्थित होता है, जो कि आपके एक तरह से यहां पर पाया जाता है। तो वेस्ट इंडीज में स्थित ये द्वीप है जो कि आपके जहां पर जो है आपके ये ज्वालामुखी पाया जाता है। तो ये कई बार ये प्रश्न सिविल में भी आ चुका है और वनडे के एग्जाम में भी जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जैसे पूछा गया है कि उसमें सिविल में तो ये आया था कि फायर गॉडेस के नाम पर कौन सा ज्वालामुखी है, अग्नि देवी के नाम पे, तो ये जो है आपके पेले उसका आंसर था। और जो है एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया था और कहा गया था भगवान के नाम पे आधारित कौन सा ज्वालामुखी है, तो किस भगवान के नाम पर आधारित कौन सा ज्वालामुखी, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें आंसर जो था वो पेले था। तो यहाँ के लोगों की, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो फायर गॉडेस हैं वो पेलियन है और पेलियन गॉडेस के नाम पर जो है आपके इसका नामकरण किया गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गॉडेस के नाम पर बेस्ड है। इसलिए जो है आपके इस तरह का प्रश्न कभी भी अगर पूछा जाए कि फायर गॉडेस के नाम पर या किसी जगह के भगवान के नाम पर जो है कौन सा ज्वालामुखी स्थित है, तो वो पेले ज्वालामुखी है, जो कि पेलियन गॉडेस के नाम पर जो है आपके नामकरण किया गया है। तो ये वेस्ट इंडीज में स्थित जो है आपके क्षेत्र होता है। उसके अलावा ये है आइसलैंड, ये आइसलैंड देश है और हमने आपको बताया था कि ये परी जो है आपके मध्य अटलांटिक पेटी है। आइसलैंड विश्व का सबसे ज्यादा ज्वालामुखियों का देश है। जैसे सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आइसलैंड में आते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन पूरी फटी हुई है और नीचे आइसलैंड की जमीन के नीचे पूरा मैग्मा का जमाव है, भयानक, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, और ये हमेशा बाहर निकलता रहता है। पूरे आइसलैंड में 200 से ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, मोर देन 200, जो कि एक छोटे से देश में, एक छोटे से द्वीप पर है। तो 200 से ज्यादा ज्वालामुखी स्थित हैं पूरे आइसलैंड देश में, जिसमें बड़े ज्वालामुखियों में अगर हम कहें तो हेकला और लाकी, ये 2 प्रमुख बड़े ज्वालामुखी हैं जो कि यहां पर पाए जाते हैं। और 200 से ज्यादा ज्वालामुखी यहां स्थित हैं। दरार उद्भेदन प्रकार के ज्यादा हैं, फिशर इरप्शन टाइप जो आपने पढ़ा था, साइलेंट प्रकार के, इसलिए बहुत ज्यादा जो है आपके प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो ये जो है एक तरह से, और खास तौर से बर्फीला क्षेत्र है, क्योंकि बहुत अधिक ऊंचाई पे है। टेम्परेचर जो है आपके नीचे तो टेम्परेचर बहुत जो है, जमीन के नीचे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और ऊपर जो है आपके हाइट होने की वजह से टेम्परेचर वायुमंडल की वजह से जो है आपके कम है। तो ये आइसलैंड देश इसीलिए कहते हैं क्योंकि हिम से ढका होता है अधिकांश समय तक, अत्यधिक ऊंचाई होने की वजह से। तो ये आपके आइसलैंड देश जो होता है, इसमें 200 से अधिक ज्वालामुखी स्थित होते हैं, इसीलिए इसको ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। आगे चलकर के अभी आ रहा है, हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो यहां पर ये ज्वालामुखियों का देश जिनको हम कह रहे हैं, या लैंड ऑफ वॉल्केनोज के नाम से जाना जा रहा है आइसलैंड, जो कि एक तरह से ज्वालामुखी के ऊपर बसा हुआ है, आप ये कह सकते हैं। ज्वालामुखी का बेस जहां है उसके ऊपर बसा हुआ ये पूरा देश है, तो ये आइसलैंड के नाम से। तो इसी में 2 प्रमुख ज्वालामुखी आपके पाए जाते हैं, और ये ज्वालामुखी क्या है, ये आपके हेकला और लाकी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये ज्वालामुखी हैं जो कि इस तरह से यहां पर स्थित होते हैं। अब इनके अलावा जो और ज्वालामुखी हैं उनको अगर देखें हम लोग, तो इसमें आता है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां है, ये इटली है। इटली में यहां पर द्वीप है, एक है सिसिली द्वीप, एक है लिपारी द्वीप। तो ये इटली के द्वीप हैं जो कि भूमध्य सागर में पाए जाते हैं। तो इसी जगह पर 4 प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं।
स्ट्राम्बोली, माउंट एटना, वल्केनो और विसुवियस, ये चारों ज्वालामुखी जो आपके स्थित हैं वो आपके यहां पर लिपारी द्वीप पर और सिसिली द्वीप पर पाए जाते हैं। तो लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली है। तो स्ट्राम्बोली अगर ज्वालामुखी को देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्राम्बोली, माउंट एटना, विसुवियस और वल्केनो, ये चार प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो इटली में है। तो इसलिए कभी भी पूछा जाए इनके बारे में किस देश में स्थित है, तो इटली में स्थित है। तो स्ट्राम्बोली भी इटली में है, माउंट एटना भी, वल्केनो भी और विसुवियस भी। भले ही इटली के अलग अलग जगह पे है, सिसिली द्वीप पर है, जो है आपके लिपारी द्वीप पर है, अलग अलग है। तो जैसे स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर है, लेकिन लिपारी भी द्वीप किसका है, इटली का है, तो इसलिए हम कहेंगे इटली देश में है। तो इसलिए लिपारी द्वीप पर स्थित ये जो है आपके ये होता है। और ये जो आपके स्ट्राम्बोली है इसमें एक बहुत विशेष चीज है। क्या विशेषता है इसकी? ये ज्वालामुखी की विशेषता ये है कि जब ये फटता है, और अगर मान लीजिए रात्रि का समय है, जब ये फटता है तो इसके अंदर से इतना भयानक विस्फोट होता है और इतना ज्यादा प्रकाश निकलता है कि रात के समय भी ऐसा लगने लगता है कि जैसे दिन हो गया हो, इतना ज्यादा प्रकाश निकलता है। और पूरे भूमध्य सागर में ऐसा लगता है जिस तरह से, जैसे आप देखते हैं कि जो आपके समुद्र के किनारे, जैसे आपके महासागरीय क्षेत्र में या समुद्र के किनारे बंदरगाह बनाए जाते हैं और वहीं पर बड़े बड़े लाइट हाउस होते हैं। लाइट हाउस या तो फिर आपके प्रिजन के आसपास देखेंगे आप, जेलों के आसपास लाइट हाउस, जहां पे आदमी बैठ करके वॉच करता है और बड़े बड़े फोकस जो है आपके लिए रहता है। तो यहां पर भी वैसे ही क्या होता है कि इस पूरे भूमध्य सागर में ऐसा लगता है कि ये एक लाइट हाउस है जहां से प्रकाश निकल रहा है। तो लाइट हाउस से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, फोकस निकलता है। तो उसी तरह से यहां से भी प्रकाश निकल रहा है और चारों तरफ फैल रहा है। इसीलिए इस स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है या भूमध्य सागर का बिजली घर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या बिजली घर किसको कहते हैं। तो लाइट हाउस या पावर हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी अगर कहा जाए तो किस ज्वालामुखी को कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली। तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या भूमध्य सागर के बिजली घर के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके यहां पर स्थित होता है। तो स्ट्राम्बोली एक तरह से अगर कहा जाए तो इटली का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत भी होता है। और जो इंपॉर्टेंस जो रखता है वो हमने आपको बताया ही कि वो लाइट हाउस या पावर हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या भूमध्य सागर के बिजली घर के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा माउंट कीनिया और किलिमंजारो, ये कीनिया देश है, ये तंजानिया देश है। कीनिया तंजानिया देश के सीमा पर स्थित जो है आपके ये देश होता है, ये ज्वालामुखी होता है जो कि कीनिया देश में स्थित है। तो ये कीनिया देश में जो है माउंट कीनिया भी है और किलिमंजारो भी यहाँ पे है। तो दोनों ही ज्वालामुखी जो है आपके इस कीनिया तंजानिया सीमा पर कीनिया देश में पाया जाता है। तो कीनिया देशों में दोनों है, माउंट कीनिया भी और माउंट किलिमंजारो भी। इसके अलावा जो ज्वालामुखी है वो है एल्ब्रूज। एल्ब्रूज को अगर आप देखेंगे तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में ये होता है कॉकेशियस पर्वत। कॉकेशियस पर्वत पर पाया जाता है ये जो है आपके कॉकेशियस पर्वतों पर, जो कि आपके एक तरह से ईरान का क्षेत्र लगने लगता है, क्योंकि ईरान की तरफ ही है ये येलो वाला पोर्शन पूरा ईरान है। तो ये ईरान की तरफ जो है लगता है, तो ईरान में ही पाया जाता है ये माउंट एल्ब्रूज। जो मतलब आप किसी कंट्री में तो नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि ईरान में ही है, क्योंकि कॉकेशियस पर्वत ही विभाजित करता है यूरोप और एशिया को। तो कॉकेशियस पर्वतों में से एक चोटी है माउंट एल्ब्रूज, जिस पर ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो इसलिए कोई पर्टिकुलर देश तो नहीं कहा जा सकता, हाँ ये कहा जा सकता है कि कॉकेशियस पर्वतों पर स्थित है माउंट एल्ब्रूज। फिर एक होता है माउंट एल्बुर्ज, इसी से नाम मिलता जुलता है, तो वो ईरान में जो है आपके स्थित होता है। ईरान में माउंट एल्ब्रुज है। और एक होता है माउंट एरिबूस। माउंट एरिबूस जो है ये आपके एंटार्क्टिका में है। तो तीनों नाम एक साथ एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो माउंट एल्ब्रूस अगर कहेगा, तो माउंट एल्ब्रूस अगर कहता है तो वो आपके कहां पे मिलेगा, कॉकेशियस पर्वत पर। माउंट एल्बुर्स अगर कहेगा तो माउंट एल्बुर्स जो है वो ईरान में है। और एरीबूज अगर कहेगा तो एरीबूज जो पर्वत है वो आपके एंटार्क्टिका में है। तो ये तीन मिलते जुलते नाम हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं। फिर इसी तरह से कोहिस्तान और देवबंद, ये जो है आपके
ये भी ईरान में पाए जाते हैं। ईरान में दोनों जो है आपके ज्वालामुखी हैं जो कि आपके इसमें स्थित होते हैं ज्वालामुखी के क्षेत्र में, तो कोहिस्तान भी और देवबंद भी। अरारट ज्वालामुखी भी यहीं पर पाया जाता है, अरारट के क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होता है। पोपा ज्वालामुखी जो है वो म्यांमार का ज्वालामुखी है, म्यांमार के क्षेत्र में यहाँ पर पोपा ज्वालामुखी होता है जो कि पाया जाता है। तो म्यांमार के क्षेत्र में पोपा नामक ज्वालामुखी पोपा पर्वतों से निकलता है और ये जो है आपके ज्वालामुखी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर जाना जाता है। तो ये पोपा ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा नारकोंडम और बैरन, ये ज्वालामुखी जो होते हैं ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो नारकोंडम भी और बैरन भी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पाए जाने वाले ज्वालामुखी होते हैं। सन 2002 में बैरन ज्वालामुखी फटा था, जागृत अवस्था में था, ये जागृत अवस्था में है भी, ये भी है। तो जागृत अवस्था में था, तो 2002 में जब ये फटा था, उसके 2002 के बाद से जो है 2004 में भी इसमें हल्का फुल्का जो है आपके विस्फोट हुआ था। तो 2002 के बाद से कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका, क्योंकि ये करंट में आ गया था। 2002 में विस्फोट हुआ था आपके अंडमान निकोबार, तो पूछा गया था बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो नारकोंडम भी और बैरन भी, तो नारकोंडम बैरन दोनों ज्वालामुखी जो है आपके भारत में स्थित होते हैं। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया था कि भूकंप और ज्वालामुखियों का देश, भूकंप का देश जापान है, यहाँ पर भी ज्वालामुखी बहुत सारे पाए जाते हैं। तो एक ज्वालामुखी होता है जो कहलाता है माउंट ऊसू। तीन प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, माउंट ऊसू है, फ्यूजियामा है और याकोहामा है। ये तीनों जो ज्वालामुखी हैं ये आपके जापान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो माउंट ऊसू, फ्यूजियामा और याकोहामा, ये तीनों ज्वालामुखी जो हैं आपके जापान के क्षेत्र में स्थित होते हैं, जिसमें फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है ये पूरे जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर कहा जाएगा जापान में तो फ्यूजियामा के नाम से जाना जाता है। तो माउंट ऊसू, फ्यूजियामा, याकोहामा ये जो है आपके जापान के ज्वालामुखी हो जाते हैं जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर दिखते हैं। उसके अलावा पिनाटाबो, माउंट टाल, माउंट मेओन, ये तीन प्रमुख ज्वालामुखी जो है आपके फिलीपींस देश में पाए जाते हैं, फिलीपींस देश में स्थित हैं। तो फिलीपींस देश में यहां पर पाए जाते हैं जो कि आपके इस क्षेत्र में यहां पाए जाते हैं। तो ये माउंट पिनाटाबो, माउंट टाल और माउंट मेओन, जिसमें माउंट टाल बहुत ही प्रसिद्ध ज्वालामुखी है फिलीपींस का, और ये माउंट टाल के नाम से जाना आता है। और माउंट मेओन है, माउंट पिनाटाबो, पिनाटाबो भी जो है बड़े ज्वालामुखियों में आता है जो फिलीपींस के ज्वालामुखी हैं। खासतौर से पिनाटाबो और माउंट टाल ये आपके प्रमुख ज्वालामुखी हैं, और तीसरा प्रमुख जो है वो है मेओन। तो ये तीनों प्रमुख ज्वालामुखी जो है आपके फिलीपींस देश में पाए जाते हैं। उसके अलावा बुखारी ज्वालामुखी, बुखारी ज्वालामुखी जो होता है वो आपके न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो न्यूजीलैंड में स्थित जो है आपके ज्वालामुखी है जो कि बुखारी के नाम से जाना जाता है न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड के क्षेत्र में। और क्राकाटुआ ज्वालामुखी जो है वो आपके एक तरह से इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया के क्राकाटुआ द्वीप पर। तो इंडोनेशिया में एक क्राकाटुआ द्वीप है, वहां पर जो है आपके ये पाया जाता है। और इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, क्राकाटुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया का सबसे बड़े ज्वालामुखियों में एक है। ऐसे सारे ज्वालामुखी हैं इसमें, लेकिन क्राकाटुआ द्वीप पर क्यों प्रसिद्ध है ये, वजह यह है कि अब तक का पृथ्वी का सबसे बड़ा विस्फोट जो माना जाता है वो यहीं पर माना जाता है। क्राकाटुआ में जब जो है विस्फोट हुआ था तो उस समय जो है आपके एक तरह से यहां से 1000 किलोमीटर दूर है ऑस्ट्रेलिया। अब उस विस्फोट की आप एक क्या कहते हैं तीव्रता जो है, इंटेंसिटी खुद इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैसे, जिस समय यहां विस्फोट हुआ था तो विस्फोट के बाद महीनों लगे थे धूल को छटने में, खाली धूल और जो है आपके छोटे छोटे कणों के बादल पूरे छा गए थे, और महीनों लग गए थे, 1 महीने से ज्यादा लग गए थे समय पूरा धूल के बादल और ये सब छटने में। तो लगातार इस तरह से विस्फोट होता चला जा रहा था, और इतना भयानक धमाका हुआ यहाँ पे, और उसके बाद भूकंप आया। इतना भयानक धमाका था कि यहां से जो विस्फोट हुआ था इसकी धमक जो है ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची थी। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने इस धमक को महसूस किया था, जो कि 1000 किलोमीटर दूर है। तो अब ये समझ लीजिए कि क्राकाटुआ द्वीप पर कितनी बड़ी धमक रही होगी, जो कि 1000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में धमक सुनाई पड़ रही है या फील कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग। तो इसलिए पृथ्वी का सबसे बड़ा धमाका क्राकाटुआ माना जाता है। तो इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पर जो है आपके
आता है। और क्राकाटुआ पर उठने वाले जब भी विस्फोट होता है, विस्फोट भयानक होता है और इस विस्फोट की वजह से भूकंप भी आते हैं। तो जब भी ये ज्वालामुखी फटता है भूकंप भी आता है यहाँ पर इस विस्फोट की वजह से, और अक्सर जो है इसी भूकंप की वजह से सुनामी भी आ जाती है। इसका मतलब कि क्राकाटुआ ही ऐसा स्थान है जहां पर तीनों प्राकृतिक आपदाएं एक साथ आ चुकी हैं। ज्वालामुखी आया, ज्वालामुखी फटा, फटने से भूकंप आया, भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, सुनामी आ गई। तो तीनों चीजों एक साथ होना जो है प्राकृतिक रूप में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्राकाटुआ एक ऐसा स्थान है जहां पर ये तीनों चीज एक साथ घटित हो चुकी है। तो क्राकाटुआ एकमात्र पृथ्वी का स्थान है, आप ये कह सकते हैं। कहीं किसी भी जगह पर ये तीन घटनाएं एक साथ नहीं हुई कभी, कि ज्वालामुखी भी फटा हो, वहीं पर भूकंप भी आ गया हो, वहीं सुनामीज भी आ गई हो। लेकिन क्राकाटुआ एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर भूकंप के विस्फोट के साथ साथ भूकंप आया, भूकंप के साथ साथ सुनामीज की उत्पत्ति हुई और पूरे पूरे क्षेत्र जो है आपके खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो क्राकाटुआ इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, इंडोनेशिया का द्वीप जो कि जो है आपके इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो ये विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों को हम लोग ने पढ़ा। ये सभी नहीं है, ये कुछ प्रमुख है। विश्व जो किसी प्रमुख देश के, कुछ देश के जो प्रमुख ज्वालामुखी थे, सिर्फ उनको हम लोग ने जो है आपके एक तरह से मार्क किया है। तो और लेकिन अगर आप ध्यान दें तो सारे के सारे ज्वालामुखी कहां पे हैं? आपकी पेटी में। तो अगर आप पेटी को अगर आप देखेंगे तो हम लोग फिर से एक बार जो है देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तो अब जैसे ये है परिप्रशांत पेटी, ये पूरी परिप्रशांत पेटी के सहारे देखिए पूरे ज्वालामुखी यहां से यहां तक, आधा भाग ये है, आधा भाग जो है आपके परिप्रशांत पेटी का ये है, जिसके सारे इस पूरे क्षेत्र में आपके भूकंप और ज्वालामुखी आ रहे हैं। तो ये परिप्रशांत पेटी का भाग है जो कि हाफ पार्टी है, हाफ पार्टी है। इन क्षेत्रों में भूकंप, क्योंकि आपके अपने पढ़ा है जुआन डी फूका, कोकोस और नास्का प्लेट है और इधर प्रशांत प्लेट, उन दोनों के बीच में ये जगह खाली हो रही है, इसलिए यहां पर भूकंप आ रहा है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा था मध्य महाद्वीपी पेटी, तो मध्य महाद्वीपी पेटी के सहारे ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी घटना घटित होती है। तो मध्य महाद्वीपी पेटी जो आपने पढ़ा, वो जो अभी आप पढ़ने भी जा रहे हैं ज्वालामुखी के रेस्पेक्ट में, अभी क्योंकि हम लोग ने भूकंप के रेस्पेक्ट में पढ़ा है, ज्वालामुखी की भी यही पेटी है जिसके सारे आपके जो है भूकंप या ज्वालामुखी आते हैं। और फिर तीसरा क्षेत्र जो था वो आपके मध्य अटलांटिक पेटी, जिसके सहारे वेस्ट इंडीज के क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप ज्वालामुखी आते हैं, और आइसलैंड में। तो आइसलैंड और जो आपके ये क्षेत्र है, आइसलैंड और वेस्ट इंडीज, ये दोनों जगह पर जो भूकंप और ज्वालामुखी आ रहे हैं, ये मध्य अटलांटिक महासागर की वजह से, और इसी के सहारे एंटार्क्टिका में भी। तो आइसलैंड, वेस्ट इंडीज और एंटार्क्टिका, इन सभी क्षेत्रों में जो ज्वालामुखी पाए जा रहे हैं वो किस पेटी के सहारे हैं? ये मध्य अटलांटिक पेटी के सहारे जो है आपके स्थित होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके भूकंप या ज्वालामुखी हैं वो सब जो है किसी ना किसी पेटी के सहारे। ये ज्वालामुखी जो है, ये यहाँ पे आपको हमने पढ़ाया था कि यहाँ पे दरार है, भ्रंश है, ये भ्रंश के सहारे जो है आपके माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो, ये दोनों जो आपके अफ्रीका के ज्वालामुखी हैं, किलिमंजारो जो कि पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है, तो किलिमंजारो के नाम से जाना आता है। तो किलिमंजारो और माउंट केनिया दोनों जो है आपके इस भ्रंश के सहारे, पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश जो आपने पढ़ा था उसके सहारे स्थित होते हैं, और यहाँ पर आपके जो है ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये तो विश्व के सबसे प्रमुख ज्वालामुखी थे, जो हम प्रमुख ज्वालामुखी थे, उनको हम लोग ने सिर्फ अभी इंडिकेट किया है। अब बात यह आती है कि ज्वालामुखी को कैसे डिवाइड किया जाता है, या ज्वालामुखी का वितरण क्या है, या किस जगह पर ज्वालामुखी आते हैं, या किस जगह पर ज्वालामुखी घटनाएं घटित होंगी, कौन कौन से देश प्रभावित होंगे। जैसे हम लोग ने भूकंप की पेटी में पढ़ा था, वैसे ही ज्वालामुखी की भी पेटी होती है। तो ज्वालामुखी की पेटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और किस पेटी में कितने प्रतिशत ज्वालामुखी होंगे और क्या किस पेटी की क्या विशेषता है, यही जो है हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है।